नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में गैर मामूली जो खबरें होती हैं वो उन खबरों को पेश करते हैं, और ख़ास तौर पर उन खबरों को पेश करते हैं जो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में फ़िल वक्त बीजेपी की हुकूमत है, या न सिर्फ मरकज़ में बल्कि कई रियासतों में भी बीजेपी बरसर इक़्तिदार है, और ऐसे में फ़िरक़ा परस्ती अपने नुक़्ते उरूज पर पहुँच गई है। सारी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि मुतासिर हुई है। हालाँकि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान मोहब्बत और उल्फत का मुकाम समझा जाता था, और यहाँ नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं थी। नफ़रत का जहर कहीं दिखाई नहीं देता था, और नफ़रत की आलूदगी से हिंदुस्तान पाक था। लेकिन हालिया अरसे के दौरान, ख़ास तौर पर 2014 के बाद से हिंदुस्तान में जो हालात हुए हैं, जिस तरह के हालात ने करवट बदली है, ख़ास तौर पर फ़िरक़ा परस्त दरिंदों ने जिस तरह का माहौल तबाह व बर्बाद करके रख दिया है, इंसानियत को शर्मसार किया है, वो बहुत तकलीफ़दा है। तो इसके बावजूद भी हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान में जहाँ फ़िरक़ा परस्त दरिंदे अपनी गंदी हरकतों के ज़रिए हिंदुस्तान को बदनाम करने का बायस बन रहे हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो मोहब्बत बांटते फिर रहे हैं, जो मुरव्वत बांटते हैं, जिनके दिलों में हमदर्दी का जज्बा पाया जाता है। और ऐसा ही एक वाक़या आपको बता दूँ कि कश्मीर में पेश आया। जम्मू कश्मीर का ये वाक़या सारे हिंदुस्तान के लिए, और ख़ास तौर पर फ़िरक़ा परस्त ताकतों के लिए एक इबरत का मुकाम है कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी इंसान मज़हब के नाम पर नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर जुड़ते जा रहे हैं। और नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का राहुल गांधी ने जो नारा लगाया है, उसका अगर सबूत कहीं देखा जा सकता है तो फिल वक्त जम्मू कश्मीर में देखा जा सकता है, जहां पर एक मुस्लिम सहाफ़ी है जिनका नाम है अरफाज अहमद। अरफाज अहमद एक पुलिस ओहदेदार की जो गलत कारियाँ होती हैं, और ख़ास तौर पर जो मंशियत के स्मगलर्स के साथ उसकी सांठ-गांठ होती है, नेक्सस बिटवीन पुलिस ऑफिसर एंड ड्रग स्मगलर्स, उसको बेनकाब करते हैं, तो उसके इंतकामी कार्रवाई के तौर पर जम्मू की जो बलदिया है या अथॉरिटी है, वो उनका घर मुनहदिम कर देती है, डिमोलिश कर देती है। बताया जाता है कि उनका घर तकरीबन 40 साल पुराना है, लेकिन जो जम्मू अथॉरिटी है, म्यूनसिपल अथॉरिटी, वो उसका दावा है कि ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था, जबकि ये जो घर है उनके वालिद ने तामीर किया था, यानी अरफाज अहमद के वालिद ने तामीर किया था। तो बहरहाल कहानी यह है कि वो घर तो मुनहदिम कर दिया जाता है, लेकिन हम सलाम करते हैं वहाँ के इंसानियत दोस्त लोगों को, जम्मू कश्मीर के ख़ास तौर पर कुलदीप शर्मा, ये हिंदू डोगरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आगे आते हैं, समाजी जहदकार है सिद्दीक साहब, वो आगे आते हैं और एक मुस्लिम सहाफ़ी को जो परेशान है उसके लिए अपनी 5 मरला ज़मीन बतौर तोहफ़ा पेश कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, ये तोड़ने वाले हैं, मैं जोड़ने वाला हूं। तो हम सलाम करते हैं इस तरह के हिंदुस्तानियों को जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदों के चेहरों पर ज़ोरदार तमाचा रसीद कर रहे हैं अपनी इंसानियत और दोस्ती के ज़रिए। तो बहरहाल हम चलते हैं सिद्दीक साहब से और पूछते हैं कि सिद्दीक साहब, ये वाक़या जो है एक उम्मीद की किरण नहीं है? बिल्कुल नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे साथी रियाज साहब तकरीबन 2 हफ्ते से जो है ना यहाँ पे मौजूद नहीं थे हमारे दरमियान, और वो उम्रे की जो है ना फिर से वापस आए हैं, और उम्रे के जो है ना बहुत बहुत मुबारक आपको उम्रा। और ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारे नाजरीन भी आपको मिस किए हैं, कमेंट्स में मैं देखा हूँ कि रियाज साहब किधर गए जो है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो वापस माशाल्लाह हमारे दरमियान आ चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको उम्रा जो है ना, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत से आप शर्फ हासिल किए हैं, और सबके लिए दुआ किए हैं आप जो है ना, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको जो है ना दिली मुबारक। चलिए आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। जहाँ तक ये मामला है, कभी कहते हैं कि बीजेपी, कभी कहते हैं कि फ़ारूक अब्दुल्ला जो है ना इसमें इन्वॉल्व हैं। यानी उनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनको जो है ना उन्होंने हाईलाइट किए थे, बेनकाब किए थे। उन्होंने क्लियर कहा है, अच्छा अगर वहाँ पे सरकारी ज़मीन पे अगर बनाए गए तो और भी घर हैं, फिर उनको क्यों नहीं तोड़ा गया, ख़ास तौर पे इनको निशाना क्यों बनाया गया। तो बताइए, ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई है उसका खेल वहाँ पर भी खेलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो है ना वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, लेकिन बीजेपी जो है ना वहाँ पे ये खेल वहाँ पर भी शुरू की है। तो और ये बुलडोज़र का जहाँ तक मामला है, सुप्रीम कोर्ट की बार बार कहने के बावजूद भी इस पर कोई रोक नहीं लग रही है, चाहे कोई स्टेट रह दीजिए। इन्हें सुप्रीम कोर्ट में कई दफ़ा कह चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी
हर जगह बुलडोज़र चल रहा है और सिर्फ चुनिंदा जगहों पे जहाँ पे मसाजिद हैं, क़ब्रस्तान हैं, दरगाहें हैं और सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे बुलडोज़र चल रहा है जो है ना। जी जी। तो ऐसे में जो है ना इस किस्म का वाक़या होना जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना इनके मुंह पे तमाचे के बराबर है कि जो है ना हिंदू भाई जो है ना आगे बढ़ के कहता है कि अगर वो तोड़ेंगे तो मैं जो है ना फिर से बना के दूंगा तुमको जो है ना। तो बहुत जो है ना इन्हें एकदम काबिल तारीफ बात है कि ऐसी माहौल में ऐसी भी उम्मीद की किरण जो है ना यहाँ पे आ गई है जो है ना। बहुत अच्छी बात है जो है ना ऐसी चीज़ें जो है ना। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी उम्मीद की किरण साबित होती है इस तरह के वाक़यात। और सिद्दीक़ साहब आप देखेंगे यहीं पर नहीं, अगर आप मुख्तलिफ़ मकामात पर देखेंगे तो कई ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जहाँ पर अगर आप देखेंगे गुर्दों की बात है, यानी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ गुर्दे, यानी किडनीज की बात है, यानी पेवनकारी जिसे कहा जाता है, तो कई हिंदू जो हमारे भाई हैं उन्होंने मुसलमानों को गुर्दे अतिए दिए हैं और कई ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने अपने हिंदू भाइयों को गुर्दे अतिए दिए हैं। इसी तरह अगर आप जिगर की पेवनकारी की बात करते हैं तो अपने जिगर के टुकड़े हिंदुओं ने मुसलमानों को दिए हैं, मुसलमानों ने हिंदू भाइयों को दिए हैं। तो ये हिंदुस्तान की तहजीब है, ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी जो तहजीब है वो बहुत मजबूत है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत, बाबरकत शख्सियत का वजूद सारे हिंदुस्तान में एक मोहब्बत मुरब्बत की खुशबू बिखेरता है। तो उसी तरह अगर आप देखेंगे श्री रामचंद्र जी, जिन्हें अल्लामा इकबाल ने इमामुल हिंद कहा है, उनका जिक्र भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। फिर इधर गुरु नानक जी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक गुलदस्ता हिंदुस्तान है, लेकिन फ़िरका परस्त दरिंदों ने 2014 के बाद से इस गुलदस्ते को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ख़ास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ क़वानीन मंजूर किए जा रहे हैं, हालांकि किसी तरह के क़वानीन की ज़रूरत ही नहीं है। जी ऑलरेडी हर चीज़ मौजूद है रियासत साहब, कई के क़वानीन बनाते लोग जो है ना। अरे पहले दिलों को जोड़ने का काम करो, वो तो नहीं हो रहा है बिल्कुल जो है ना। आप और जो है ना उनमें फासला बढ़ा दे रहे हैं आप जो है ना। लेकिन आज भी अवाम जो है ना, चाहे हिंदू मुसलमान हो, आज भी मिल के मोहब्बत से रहते हैं। इनको मालूम है कि नफ़रत का जो खेल खेल रहे हैं अपनी जो है ना रोटी सेकने के लिए, महज इख्तियार पर रहने के लिए ये लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं आज भी जो है ना उनको मालूम है कि ये गलत कर रहे हैं लोग, जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको आज भी इसका एहसास है जो है ना। जी जी। आप देखेंगे अब मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर का जो हमने अभी जो कहानी या किस्सा बयान किया है, ये बहुत अहम खबर है और बहुत हौसला अफजा मैं समझता हूँ कि फ़िरका परवर जो लोग हैं उनको ये बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, फ़िरका परवर होना चाहिए लेकिन फ़िरका परस्त नहीं होना चाहिए, इसलिए कि फ़िरका परस्ती सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं पहुँचाती। ये लड़ाई झगड़े, ये नफ़रत का माहौल, ये क्या होता है? ये सिवाय हिंदुस्तान इससे बदनाम होने के और कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल ये बहुत सा अहम है। अगर देखिए आप हिंदुस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी अगर देखेंगे, आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे, आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे या AI में देखेंगे तो बहुत आगे है। लेकिन सिर्फ इसकी वजह से यानी फ़िरका परस्ती की वजह से हम बहुत पीछे जा रहे हैं ऐसा लगता है। जी बिल्कुल रियाज साहब, देखिए रिसेंटली जो है ना आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज खोला गया जम्मू कश्मीर में जो है। जी और यानी उसके खुलने के जो नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन मेरिट की बुनियाद पे, नीट की बुनियाद पे जो है ना उसमें कश्मीरियों को ज़्यादा मौके, सीट्स मिले गए 49 बच्चों को 49। तो उनको भी खटकने लगा कि ऐसा कैसा होता, नहीं होता, ये तो जो है ना हमारे लोगों को देना चाहिए, हम मेजोरिटी जो है ना। तो बताइए नीट कह के लिए फिर जो है ना नीट के ज़रिए से आए वो लोग कॉम्पिटिशन करके आए, वो लोग जो है ना पैसे दे के, कोई उससे नहीं आए लोग जो है ना। ये तो बताइए कि कितनी जहनीत में जहर भर गया है लोगों के कि कैसी हरकतें कर रहे हैं लोग होते हैं। उदाहरण मैं समझता हूँ कि तालीमी शोबे को इस तरह के फ़िरका परस्ती के रंग में नहीं रंगना चाहिए। अगर यकीन मानिए अगर तालीम के शोबे को फ़िरका परस्ती के रंग में रंग देते तो फिर अबुल कलाम पैदा नहीं होते। बिल्कुल APJ अब्दुल कलाम जो है वो पैदा नहीं होते। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC जो है वो उनकी देन है। रिसर्च जो तालीमी शोबे में शुरू हुई है और PhD स्कॉलर्स के लिए, MPhil स्कॉलर्स के लिए, वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की देन है। और अगर आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देखिए, उनकी खिदमत को देखिए। उन्होंने हिंदुस्तानी कौम को ख्वाब देखने का सलीका सिखाया। जी हाँ बिल्कुल। और रिसेंटली जो वाक़या हुआ था लाल किले का, वो उसमें चूँकि चंद डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, अब वो लेके जो है ना मुस्लिम डॉक्टर्स के लोग जो है ना टारगेट बना रहे हैं। बताइए कितनी बदनसीबी की बात है कि आप जो है ना हर किसी को फ़िरका, हर कोई जो है ना दहशतगर्द नहीं होता है जो है ना। एक दो तीन केसेस में अगर इन्वॉल्व है बराबर उनको सज़ा दीजिए, कीजिए। और अल्फरा यूनिवर्सिटी को ख़ास तौर पर जो है ना टारगेट बनाया जा रहा है, वहाँ पर उनको जो है ना जो भी, हालांकि ठीक है आप करिए, NIA की जो चल रही है, रेट चल रही है, वो लोग कर रहे हैं, उसके बारे में कौन है पीछे क्या है।
लेकिन अब उसको लेके सोशल मीडिया पे एक जो है ना डॉक्टर्स को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम डॉक्टर्स को। आप बताइएगा। नहीं नहीं, और इंतहाई गलत बात है, और मैं समझता हूँ कि तासुब व जानिबदारी किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को तबाह व बर्बाद करके रख देते हैं। यकीन मानिए कि अगर आप किसी को कत्ल कर देंगे, किसी का, मैं समझता हूँ कि अगर किसी को कत्ल करेंगे उतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन कैरेक्टर असैसिनेशन जो होता है, जी। किरदार का जो कत्ल होता है, वो बहुत ही डेंजर बात है। और इतनी ख़तरनाक बात से हमें ज़रूर बचना चाहिए। सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हैं, अब आज़म खां की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जी। आप देखिए उसका नाम व निशान मिटा दिया गया है, जी। तो ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। अब अंदाज़ा कीजिए कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि सारी दुनिया की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी की हैसियत से कायम की गई थी, और इस के कायम करने में आपने देखा कि किस तरह हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां ने पहल की थी। उसके बावजूद आपने देखा कि उसका नाम यानी 1968 तक उर्दू मीडियम उसका जो किरदार था वो ख़त्म कर दिया गया। यहाँ तक कि उसका जो एम्बलम हुआ करता था उसमें आयत कुरानी मौजूद थी, उससे तक निकाल दिया गया। लेकिन मुसलमानों ने किस तरह सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, ये देखने वाली बात है। और यकीन मानिए कि अगर आप किसी की तहजीब को मिटाने की कोशिश करते हैं, किसी की ज़बान को मिटाने की कोशिश करते हैं और उस पर फ़िरका परस्ती का इल्ज़ाम आयद करते हैं, मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम आयद करते हैं, तो आपसे बढ़कर कोई मुल्क का गद्दार नहीं होगा, आपसे बढ़कर कोई मुल्क दुश्मन नहीं होगा। जी हाँ। अब बताइए तालीम को कैसा ज़ाफ़रानदार बनाने की कोशिश करें, एनसीईआरटी वगैरह जो है ना, जी जी, हिस्ट्री अपनी जगह देखिए, वो फैक्चुअल वो अपनी मौजूद है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप किताबों में चेंज कर लेंगे, लेकिन तारीख अपनी जगह मौजूद है। आप अपना दौर है तक आप उसको चेंज कर लेंगे, फिर जब दूसरी हुकूमत आएंगी फिर से उसको नॉर्मलाइज कर लेंगे। तो बताइए कितनी जहनीत लोगों की, छोटी जहनीत, तंग नज़र हो गए लोग कि हर चीज़ को, तालीम को, मुग़ल पीरियड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैर गलत चीज़ें डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें नौजवान नस्ल को कितना ये लोग मुतासिर, जहरालूद कर रहे हैं, जहनों को अंदा लगे। सिद्दीक़ साहब आप देखिए, मुग़लों को कहा जाता है कि ये मुल्क दुश्मन थे या हमलावर थे, तो जबकि इन फ़िरक़ा परस्त दरिंदों को ये पता नहीं है। आप अगर तारीख़ पढ़ें तो पता चलेगा, तारीख़ के औराक़ पलटा कर देखें तो आपको ये मालूम होगा कि कम अज़ कम 10 ऐसे मुग़ल बादशाहें हैं जिनकी माएँ हिंदू थीं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बाय बर्थ दे आर इंडियंस, वो पैदाइशी तौर पर हिंदुस्तानी थे। और औरंगज़ेब की अगर बात करते हैं, नरेंद्र मोदी अपने आप को गुजराती कहते हैं, तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा की पैदाइश हुई गुजरात में हुई थी। बिल्कुल जो है ना, और उसके सबूत हैं, कई मनादिर को जो है ना जागीरात अता किए औरंगज़ेब ने, हिस्ट्री में जो है ना उसके सबूत है औरंगज़ेब ने जो है ना। और औरंगज़ेब ने जो है ना मुल्क को एनरिच करके गए, लूट के नहीं गए अंग्रेजों की तरह। वो लोग जो है ना यहीं बस के करके हर चीज़ में रंग बस गया था, तमद्दुन हर चीज़ इख्तियार करके, और उसको जो है ना एनरिच करके वो लोग जो है ना यहाँ से गए। और मुग़लों ने लूटा नहीं बल्कि हिंदुस्तान को सजाया, हिंदुस्तान को संवारा। और अंदाज़ा कीजिए कि आज जो आप त्यौहार मना, राखी का त्यौहार जो मनाते हैं, अकबर को याद करते हैं लोग। आप होली के त्यौहार में आप देखेंगे कि मुसलमान और हिंदू जो है एक दूसरे के ईद व त्यौहार में शरीक हुआ करते थे। वहाँ पर कोई मजहबी यानी इम्तियाज़ नहीं बरता जाता था, तासुब नहीं बरता जाता था, क्योंकि तासुब बहुत ख़तरनाक होता है। तो यही वजह है कि आप देखेंगे कि मुग़लों के पास गैर मुस्लिम जो थे वो अहम ओहदों पर फायज हुआ करते थे। राजपूत जो होते थे तो गैर मुस्लिम यानी आला ओहदों पर फायज हुआ करते थे, और ये इंसाफ में सबसे ज़्यादा आगे होते थे। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान यानी यूनाइटेड इंडिया का अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया है उसको, और कॉन्सेप्ट को अमली नमूना पहनाया है, तो वो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह थे। लेकिन इन्हें यानी RSS हो या BJP हो, RSS की ज़ैली तंजीमें हो, उन्हें ये पता ही नहीं है कि यूनाइटेड इंडिया का जो ख्वाब था उसे अगर किसी ने शर्मिंदा ताबीर किया था वो औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा थे। तो बहरहाल औरंगज़ेब ने हिंदुस्तान को सुपर पावर में तब्दील कर दिया था, मुग़लों ने पावर किया था सुपर पावर। लेकिन अब इसरो के एक साबिक़ सदर नशीन है S सोमनाथ, वो कहते हैं कि 2047 तक हिंदुस्तान सुपर पावर बन जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। जी हाँ, ऐसा मन होता है कि जो है ना ये किसी के इन्फ्लुएंस में जो है ना इस तरह से कह रहे हैं, जबकि हालात बिल्कुल बरक्स हैं। आप जो हरकतें कर रहे हैं यहाँ पे जो है ना कि भारत विकसित जो बात कर रहे हैं जैसे भी हैं, लेकिन अमली तौर पे जो है ना इसके बरक्स यहाँ पे काम हो रहा है जाना। अगर आपको जो है ना इंक्लूसिव होना चाहिए, अगर आपको तरक्की है तो हर फ़िरक़ा, हर कौम के हर लोगों को साथ लेके चलना होगा। शमूलियाती, बिल्कुल शमूलियाती। जब आप अलग कर दे रहे हैं इनको तो फिर कैसा तरक्की करेगा मुल्क, बताइए आप जो है ना। आप कबाइलियों को अलग कर दे रहे हैं, हर एक को जो है ना SIR के ज़रिए से जो है ना कितनी इन्हें बेहूदगी से काम कर रहे हैं मालूम है। SIR के थ्रू जो है ना जो वोटर्स लिस्ट में से नामा निकाल के फेंक रहे हैं लोग, इन्हें सारे लोग जो है ना परेशान है इसके ऊपर जो है ना। इलेक्शन कमीशन की जो हरकतें हो रही है ना, और कितने लोग उसमें मर रहे हैं बताइए, बेचारे मासूम। बहुत सारे टीचर्स हैं BLOs में, BLOs जो सुसाइड कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि भाई
एक दिन में 200 जो है ना वो लोग काम फिल करके दें, कैसा करेंगे बताइए? 200 फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर लेवल ऑफिसर्स का जो प्रेशर जो डाल दी गई गवर्नमेंट, और उनको ये तक कहा गया है कि अगर तुम लोग नहीं करेंगे तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। परेशान हो गए लोग, सुसाइड कर लेने जाना। तो बताइए जो है ना कि कितना जुल्म है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनके ऊपर, कि बेचारे जो है ना उनकी फैमिलीज बेचारे रोड पे आ गए करे महज उसको जल्द से जल्द कल करने के लिए, ताकि कोई उठा के ना देखे ना पूछे कल के दिन क्या हो रहा क्या है। जल्दबाजी में जो किया जा रहा है बेचारों के ऊपर, वो मासूम जो है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, बहुत सारे टीचर्स हैं उसमें, वो लोग के ऊपर परेशान है लोग। ना तो कोई सिस्टम सही है, ना तो उसका इन्हें अगर सिस्टम देखा जाए तो आपको जो है ना सर्वर डाउन रहता, कई किस्म के इन्हें लॉजिस्टिक, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। उसके बावजूद उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि भाई कंप्लीट करो, 200 फॉर्म कंप्लीट, घरे घर जाना, फिल करना, बांटना करना। तो वो लोग 25 के करीब अभी तक सुसाइड के लिए, आपको मालूम है जी, प्रेशर की तरफ से लोग जाना। बताइए ये कौन सा निज़ाम है? नहीं, मैं समझता हूँ कि GBPL जो है, यानी बूथ लेवल BLO जो है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, उनको हलाकत में डाला जा रहा है। इस तरह के मशक के जरिए, इस तरह के काम के जरिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। दबाव नहीं डालना चाहिए। और एक अहम बात है सिद्दीक साहब, आप देखेंगे कि जहाँ तक MIM का सवाल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सवाल है, आपने देखा कि बिहार असम्बली इंतखाबात में उनके उम्मीदवार कामयाब हुए। और दूसरी अहम बात यह है कि उनके हौसले काफ़ी बुलंद है, ये कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर का अगर दूसरा रुख देखें तो कई ऐसे शुमाली हिंद में ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उम्मीदवार जो मैदान में उतारे गए, नतीजे में सेक्युलर ताकतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और BJP को कामयाबी मिलती जा रही है। तो इस मामले में BJP जो है MIM की शुक्रगुजार है। इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन देखिए, हर इंसान के अपने ख्यालात होते हैं और ये जमहूरियत है हिंदुस्तान में, और कोई भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। असद वैसी बार बार ये तरदीद कर चुके हैं कि हम BJP की B टीम नहीं है, लेकिन जो उन पर इल्ज़ाम आयद करते हैं वो यही कहते हैं कि ये BJP की B टीम है। BJP के अज़ाइम, उसके नापाक इरादों की तकमील में ये अहम किरदार अदा कर रही है। मिसाल के तौर पर चलिए, अब तो बिहार का हो गया है, अब ये भी कहा जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मगरबी बंगाल में जाएगी। तो अगर मगरबी बंगाल में जाएगी तो क्या फिर वहाँ ममता बनर्जी की भी शिकस्त का बायस बन सकती है MIM? ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन हम बात करते हैं महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जो साबिक रियासत हैदराबाद का हिस्सा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि इसमें औरंगाबाद है, नांदेड़ है, लातूर है, परभनी है, उस्मानाबाद है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी रियासत निज़ाम के जो हुकूमत थी उसके तहत ये इलाके थे। वहाँ पर अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में वैसे भी 2 दिसंबर को 246 म्यूनसिपल काउंसिल्स और 42 नगर पंचायत के इंतखाबात होने वाले हैं, उसकी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। और ख़ास तौर पर जो मैंने आपको साबिक रियासत हैदराबाद के जो इलाके हैं उन इलाकों के बारे में बताया है, उसके अलावा वासीम है और अकूला वगैरह में भी बहुत ज़्यादा ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं और ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। 2 दिसंबर को ये रायदही होगी, ये कहा जा रहा है। और 6860 अरकान और 288 सुदूर का इंतखाब अमल में आएगा। तो आप क्या समझते हैं सिद्दीक साहब कि वहाँ पर फिर जो मुकामी इदारों के इंतखाबात हो रहे हैं उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेक्युलर जो पार्टीज़ हैं, चाहे कांग्रेस हो, फिर NCP हो या फिर दूसरी जमातें हों, उनके चांसेस या मौक़े हैं उनको मुतासिर करेगी? रियाज साहब, समय पहली चीज़ ठीक है, ठहरा है, उनको आज़ादी है बिल्कुल, वो जहाँ चाहे लड़ सकते हैं, इलेक्शन जाके ठहरा सकते हैं। और ख़ास ऐसी रही जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पे जाके लोग जो है ना अपने कैंडिडेट को ठहराते हैं। और अब सवाल ये पैदा, जैसे बिहार की एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ पे इतने 5 तो सिलेक्ट हो गए मेरे ख्याल से असम्बली के मेंबर्स। तो अब ये सवाल पैदा है कि 5 लोग करेंगे क्या हुकूमत के लिए? नो डाउट उन्होंने कहा है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, हुकूमत के साथ जो भी हो सकता है मिलके काम करेंगे। अब यहाँ पर भी अगर जीत जाते हैं लोग तो मेरे ख्याल से ये लोग बेटर जब इनके लिए फ़ायदा होगा मुसलमानों के लिए, उनके लिए, कि लोग कोई सेक्युलर पार्टीज़ के साथ मिलके काम करें लोग जाना, तो ये जो है ना फ़ायदा हो सकता है इससे। अदरवाइज़ आप तन तना अकेले क्या कर सकते बताइए? महाराष्ट्र की जो सियासत है वो तो मालूम है आपको कैसे फ़ायदा होता है। तो वहाँ पर जो है ना बहुत सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए। और यानी अगर आप कामयाब हो भी जाते हैं तो उनके जहनों में फ़िरका परस्ती और बढ़ जाएगी और खुल के वो लोग जो है ना फ़िरका परस्ती करेंगे जो है ना।
तो ऐसे में जो है ना आप मिल के कई ऐसे पार्टीज़ हैं जो सेकुलर हैं, उनके साथ मिल के करके आप लड़ें तो मेरे ख्याल से थोड़ा फ़ायदा मुसलमानों को हो सकता है वहाँ के। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल जी, एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक नागार्जुन सागर ज़िले नलगुंडा से है और वहाँ के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चों को एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया गया, जिसके नतीजे में बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई। 17 बच्चे बीमार हुए हैं ये कहा जा रहा है और उनका इलाज दवाखाने में जारी है और वो रिकवर भी हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वायरल फीवर क्या ये इंजेक्शन लगाया गया था बच्चों को। तकरीबन 21 बच्चे मुतासिर हुए हैं, दूसरी खबर में ये बताया गया है। तो बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं, इसमें सरकारी जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें बड़ी एहतियात से काम करना चाहिए और हुकूमत के जो आला हुकाम होते हैं, ख़ासतौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट के, उन्हें इस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं। अब आप देखिए, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोई बच्चे नहीं है, लेकिन वो मन की बात कर रहे हैं। मन की बात, दिमाग की बात, हाथ की बात, ज़बान की बात, मुझे समझने वाली बात नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि बात करें तो मोहब्बत की करें, बात करें तो अमन की करें, बात करें तो प्यार की करें, बात करें तो पूरे दिल से करें। सिर्फ मन की बात कहकर आप दूसरी बातें करेंगे तो ये गलत है। बिल्कुल, आप प्रैक्टिकली भी करके बताइए ना। जी जी, आप ठीक है, बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली भी वैसी करके दिखाइए ना अपनी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को। जी जी, तो जब वाक़ई सबूत मिलेगा कि वाक़ई आपकी जो मन की बात है वो बिल्कुल सच बात है, वाक़ई मन से निकल रही है जाना। जी जी, लेकिन खाली बस एक फॉर्मेलिटी के लिए आप कर दे रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा पब्लिक को, ये बताइए ना। जी जी, बिल्कुल ये आपने मसला सही है। कहा है। बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो कम्युनल फोर्सेस होते हैं उन्हें इस तरह के एंटीबायोटिक लगना चाहिए, एंटी कम्युनल इंजेक्शंस रखने चाहिए। मैं समझता हूँ कि तब कहीं वो उनकी अकल ठिकाने आएगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक कम्युनल फोर्सेस हैं, कम्युनल डॉग्स हैं, यानी फ़िरका परस्त कुत्ते जो हैं, वो ऐसा लगता है कि अब आवारा कुत्तों की चक्कर में आ गए हैं और आवारा कुत्ते भी उनके लिए फ़ायदे का बायस बन रहे हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक हल्द्वानी शहर है और वहाँ पर आप देखेंगे कि पनभलपुर फूलपुर बल्कि वहाँ पर एक इलाका है, वहाँ एक मंदिर है। मंदिर के पास आवारा कुत्ते ने वहाँ पर एक नौमौलूद बछड़ा जो होता है उसको उठा कर लाया और मंदिर के करीब फेंक कर चला गया। अब अंदाज़ा देखिए, बीजेपी के और दूसरे जो उसकी ज़ैली तंजीमें हैं, यानी हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, उन लोगों ने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुसलमानों ने ये हरकत की हिंदुओं को सताने के लिए, हिंदुओं को तकलीफ़ देने के लिए। लेकिन और फिर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। हद तो ये है कि एक बीजेपी के लीडर ने और दूसरे लीडरों ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला दी और मुसलमानों के से इंतकाम लेने का मुतालबा कर दिया और ये भी कहा कि अब मुसलमानों को जवाब देना चाहिए। और काम कौन कर रहा है, इन बेवकूफ़ों को नहीं मालूम है, इन कम्युनल फोर्सेस को कुछ नहीं मालूम। एक कुत्ता है जो इस तरह की हरकत कर रहा है और वो बेचारे को क्या, कुत्ते को आप देखिए अकल क्या है, इनको अकल है, इनको दिमाग है, ये इंसान नुमा हैवान है ये। तो बहरहाल इन लोगों ने बहुत बुरी बुरी बातें की, अफवाहें फैलाई, माहौल ख़राब करने की कोशिश की। और जब सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए तो एक आवारा कुत्ता है, वो अपने मुंह में ये यानी बछड़े के नौमौलूद बछड़े के टुकड़ों को, लाश के टुकड़ों को पकड़े आगे आता है, वो मंदिर के पास फेंक कर चला जाता है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि इसके बाद एक होटल है, वहाँ पर शमा डिलक्स होटल है और उसके मालिक है अमीर हमज़ा। तो उनके होटल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि यहाँ पर बछड़े को काटा गया, फिर वो उस होटल को बदनाम किया जाता है, होटल पर संगबारी की जाती है, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया जाता है। फिर बाद में पुलिस ने दावा किया कि हमने 50 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। अरे मेरे भाई, पहले आप तहकीकात करते, फौरी ये बताते कि ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि हैवान का काम है और हैवान जो है वो तो हैवान होता ही है, लेकिन ये जो कुत्ते नुमा इंसान है, इन लोगों ने ये काम किया है, यानी जहर फैलाने का काम किया है। ऐसा मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं है वो कुत्ते में जो हरकत किया है और ये कुत्तों में, ये फ़िरका परस्त कुत्ते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। कभी भी याद रखिए, मुसलमान ऐसी हरकतें नहीं करता, नहीं कर सकते। दूसरे मज़हब की जो है ना इतना रिस्पेक्ट देता है कि दिल और जान से दूसरे मज़हब का वो लोग ख्याल करते हैं, चाहे मंदिर हो, मुक़द्दस मुक़ामात हो। मुसलमान कभी ऐसी हरकत नहीं करता, लेकिन एक महज जो है ना एक मौका बहाना तलाश करके लोग कैसा टारगेट करते हैं, देखिए आप ये लोग मुसलमानों को। और उसमें जो गोदी मीडिया है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। अरे गोदी मीडिया तो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये सबसे बड़ी खबर है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है यही खबर है। इस तरह के खबरें पेश करते हुए जहर फैलाने की कोशिश की जाती है, जबकि आप देखेंगे हकीकत में कुत्ते ने ये कार्रवाई की थी। जी हाँ, बिल्कुल जनाब। जी जी, तो कुत्ते क्या फ़र्क रहा बताइए, इंसान और कुत्ते में बताइए, ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं।
तो उसके लिए भी एंटी रेबिस इंजेक्शन भी देना चाहिए उनको भी जो है ना। कुत्ते को तो आप देंगे जो है ना पूरा, तो बहुत बुरी बात है जो है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि जब तक हुकूमतों की सरपरस्ती हासिल रहेगी, इस तरह की फोर्सेस आगे बढ़ती रहेगी। अब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है कि वो 4-4 शादियाँ करते हैं, तो ये चैलेंज मैं करता हूँ कि 99.9% मुसलमान 2 शादी भी नहीं करते, 4 तो दूर की बात है। पूरा गलत प्रोपेगेंडा है। आसाम में आप देखिए बिल पास होता है, तो आसाम में तो मालूम है ना वो शख्स कैसा है, उसको तो नींद कैसा आती मेरे समझ से बाहर है कि मुसलमानों के बारे में सोच सोच के हेमंत बिस्वा शर्मा सोता कैसा है मुझे नहीं मालूम। पता नहीं मुसलमानों ने उसके साथ क्या किया क्या है, तकलीफ है उसको पता नहीं है ना। जरूर इसकी तहकीकात की जानी चाहिए कि आखिर उस बेचारे के साथ मुसलमानों ने ऐसा क्या सुलूक किया है, जबकि मुसलमान अपने अखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए वहाँ के लोगों का दिल जीतते हैं। और आसाम में कोई मुसलमान कम नहीं है, तकरीबन 40% मुसलमान है, आबादी का 40% हिस्सा मुसलमान है। बड़ी तकलीफ होती है उसको, और वो भी बेचारे इतने गरीब हैं, इतनी गुर्बत है माशी तौर पे, तालीमी तौर पे, उनको टारगेट बनाते रहता है। कौन सा हीरो का काम कर रहा है मेरे समझ से बाहर ही जाना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की 75 साल उम्र हो गई है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उन्हें बदला जाएगा, लेकिन याद रखिए कि आने वाले इंतखाबात तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने ओहदे पर बरकरार रहते हैं या नहीं रहते हैं, कि क्योंकि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और अल्लाह ताला जो चाहे कुन फयकुन अगर कहता है हो जा तो हो जाती है हर चीज़। और हो सकता है कि उसी चक्कर में होंगे, एक तरफ योगी है, दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा है, और तीसरी तरफ आप देखेंगे कई और लीडर भी है, तो वो सब चाहते हैं कि ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज हो जाएं। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख़ैर इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।